नई नई भी है तो उनको इग्नोर मत करना, वो भी पढ़ते चलनी है। वेजेस, रेंट, ये सब आएगा इसमें। सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते। इंटरमीडिएट, इनका भी मैं भी फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, किसमें क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, सारी चीजें भी देख लेते हैं बेटा बड़े तरीके से। तो हमारे पास 3 मेथड है। तो हम माइनस करते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन को। इसको माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। हाँ जी मेरे CSAA वाले बच्चों, बेटा लक्ष्य सीरीज में अब आ गया है डे 2 की रिवीजन फटाफट से। बेटा आज हम करेंगे 2 चैप्टर, नेशनल इनकम वाला और यूनियन बजट। दोनों को देखते फटाफट से, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बड़े तरीके से, अच्छी रिवीजन हो जाएगी, है ना। चलो लेट्स गो। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं अपना चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 है हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग। कुछ बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने क्लास 12 से पढ़ा हुआ है चैप्टर, है ना। तो बेसिक्स तो बहुत सारे वही हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें नई नई भी हैं तो उनको इग्नोर मत करना, वो भी पढ़ते चलनी है। सो बेटा देखते हैं सबसे पहले है तो क्या हमारे पास नेशनल इनकम का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी सिंपल वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, नेशनल इनकम। इंटरचेंजेबल टर्म्स की बात करें, नेशनल डिविडेंड, आउटपुट, एक्सपेंडिचर एक ही मतलब है। नेशनल डिविडेंड भी बोलते हैं, नेशनल आउटपुट भी बोल सकते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। सर एक्सपेंडिचर और इनकम सेम कैसे? बेटा एक पर्सन का एक्सपेंस दूसरे की इनकम, है ना। अगर हम पूरी कंट्री का एक्सपेंस निकाल लेते हैं तो एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होता है, तो भी हम इनकम पता लगा सकते हैं, है ना। वेजेस, रेंट, ये सब आएगा इसमें। सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते ताकि डबल काउंटिंग ना हो। इंटरमीडिएट क्या है? जिसको आप, जिसकी हेल्प से फाइनल गुड्स बनाते हो, जिसको आप प्रोड्यूस करते हो आगे उसकी हेल्प से दोबारा, राइट। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। वैल्यू एडिड मेथड याद होगा आप लोगों को, बताऊंगा अभी। उसके अलावा फॉर्मुला देखें, अगर जीएनपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस ये प्लस, सर ये क्या है? इनका भी मैं अभी फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, किसमें क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, सारी चीजें भी देख लेते हैं बेटा बड़े तरीके से। तो हमारे पास 3 मेथड है बेटा, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। तीनों को बारे में समझ ले। चलो पहले कन्वर्जन फॉर्मुलास देखते हैं जल्दी से। बेटा एक सबसे पहले कंसेप्ट समझना है कि ग्रॉस से नेट की तरफ जब हम जाते हैं तो हम माइनस करते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन को। किसको माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सी बात है, वापस आएंगे तो प्लस करेंगे। एक साइड का अगर आपको याद है, दूसरा ऑपोजिट है, राइट। दूसरा कन्वर्जन है बेटा डोमेस्टिक इनकम को जब हमें नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री के अंदर जनरेट होने वाली इनकम, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है नेशनल में तो हम क्या करेंगे बच्चों? प्लस कर देंगे इसमें बाहर से आई हुई इनकम, बोले तो NFIA प्लस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे। सिमिलरली नेशनल से डोमेस्टिक का कन्वर्जन है तो माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा आता है आपके पास फैक्टर कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कुछ कुछ बच्चों को। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का कन्वर्जन। बेटा पहले बात समझ लो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? बनाने की कॉस्ट। और आपके बनाने की कॉस्ट में क्या आता है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो भी इनको पे करा जाता है, लैंड के लिए रेंट जाता है, लेबर को वेजेस जाते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाता है, एंटरप्रेन्योर ले जाता है अपना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी हमने ले लिया इसके अंदर, राइट। तो जो ये सारी है ये फैक्टर कॉस्ट है, यानी बनाने की कॉस्ट। उसके बाद जो एक चीज ऐड होती है जिससे मार्केट प्राइस बन जाता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम ऐड कर दें बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से अगर वापस आना हो तो माइनस। याद रखना बेटा, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस मेरे बच्चों बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो पता रहेगा कि किसमें क्या प्लस करना है। छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो प्लस करके ही जाओगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। डेप्रिसिएशन को हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। उसके अलावा इसको डेप्रिसिएशन अलाउंस भी बोल सकते हैं, कई जगह लिखा होता है ना। और कभी कभी एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का, जो अकाउंट्स वगैरह में भी यूज होता है, वो भी देख सकते हैं। जिसके अंदर हम क्या लेते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ द एसेट लेते हैं, प्लस अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी लेते हैं, है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस। और माइनस कर देते हैं इसमें से स्क्रैप वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू माइनस, और डिवाइड कर देते हैं लाइफ ऑफ एन एसेट से। तो इससे भी आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक फॉर्मूला टाइप होता है, इसको लगा के आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा NFIA। NFIA का मीनिंग क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मीनिंग हो गया इसका, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी नेट मुझे कितना पैसा आना है बाहर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो बाहर से हमें अमाउंट आना है माइनस जो जाना है। सपोज मेरे को बाहर से आना है 50,000 और जाना है बाहर 30,000 फैक्टर इनकम, तो नेट तो मेरे को 20 ही आएगा ना बाहर से, बात समझ गए। तो नेट इनकम जो बाहर जानी है
और नेट इनकम जो बाहर से आनी है, मतलब नेट इनकम नहीं, जो फैक्टर इनकम बाहर जानी है और जो फैक्टर इनकम बाहर से आनी है, जो नेट अमाउंट होगा वो मुझे रिसीव होगा। ये नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो इसका ऑपोजिट सिचुएशन हो कि 30 जो है वो जाना हो बाहर और 50 आना हो बाहर से, तो यानी मेरा नेट मेरी 20 से, मेरी जेब से 20 जाएगा, तो यानी इस केस में मेरा NFI नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या समझ आया हमें यहाँ पर? सिंपल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मेन बात क्या समझ आई यहां पर बेटा? फ्रॉम में से टू को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम। तीसरी हमने चीज पढ़ी थी बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? NIT पढ़ा था, जिसका मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फुल फॉर्म लिखिए जस्ट। अच्छा, इसकी जगह आपको एग्जाम में क्वेश्चन में GST लिखा हुआ आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स है ना एक तरीके का। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जहां पर टैक्स आप ही दे रहे हो गवर्नमेंट को, पर डायरेक्टली नहीं दे रहे, आप किसी सर्विस प्रोवाइडर या गुड सेलर को दे रहे हो, वो आपका टैक्स आगे गवर्नमेंट को दे रहा है। ये पुरानी बातें सारी 12th की है ना। इसको कैसे निकालेंगे बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करके। ठीक है जी, तीनों के बारे में समझ आया। अब मेथड देख लो तीनों जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड की। बाय चांस वो क्वेश्चन दे दें, वैसे आपके मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करी है, पर कुछ कह नहीं सकते, फर्स्ट टाइम होने जा रहा है थ्योरी का एग्जाम, तो फॉर्मुला ही पूछ सकते हैं। थ्योरी में हो सकता है कि वैल्यू एडिड मेथड को एक्सप्लेन करो, तो भी आंसर होगा जो हम फॉर्मुला पढ़ेंगे अभी, या फिर क्वेश्चन दे सकते हैं तो भी आपको यही फॉर्मुला अप्लाई करना है, राइट? तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेटा इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी आउटपुट आपने बनाया है। अब जो आउटपुट आपने बनाया जरूरी नहीं है कि सारा सेल कर दिया हो, है ना? क्या बोला मैंने? आउटपुट की वैल्यू लेनी है, लेकिन हो सकता है आपने इसमें से कुछ सेल कर दिया हो और कुछ आपके पास स्टॉक में पड़ा हो, बोले तो चेंज इन स्टॉक। सेल के अंदर हम क्या लेंगे? एक्सपोर्ट लेंगे, जो आपने कंट्री के बाहर सेल करी है वो, और डोमेस्टिक सेल लेंगे। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री के अंदर होने वाली सेल, तो दोनों सेल वर्ड लिखा होगा तो उसमें दोनों इंक्लूडेड है बेटा। और सेल्स के अंदर हमने क्या ऐड करा? चेंज इन स्टॉक विच इज कैलकुलेटेड एज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना? ये सारी चीजें बेटा मैंने आरएम सीरीज में भी अच्छे से पढ़ाई हैं, ठीक है ना? ये तो फटाफट रिवीजन करा रहा हूं आपको बस। इसमें से हम क्या लेस करेंगे बेटा? इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे मेरे बच्चों? इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट बोले तो परचेज, है ना? और परचेज में हम बात करते हैं, फिर से दो तरह की परचेज हो सकती है। कौन सी बेटा? एक तो डोमेस्टिक परचेज हो सकती है, यानी हो सकता है आपने विद इन कंट्री परचेज करा हो, या हो सकता है आपने बाहर से इंपोर्ट करा हो, तो दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, राइट? तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इससे आंसर आएगा बेटा GDP एट MP। अब कन्वर्जन वाली बात मैं इससे पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसी को ही हम GVA एट MP भी बोलते हैं, एक ही बात है। ग्रॉस वैल्यू एडिड बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। ये वैल्यू एडिड मेथड रिवाइज हो गया बढ़िया से। अब देख लो इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉब करने वालों की इनकम। किस नाम से? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है जी। इसके अंदर हम क्या क्या लेते हैं? एक तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, दोनों। दूसरा हम इसके अंदर क्या लेते हैं बेटा? दूसरा हम लेते हैं इसके अंदर एम्प्लॉयर्स, दूसरा हम लेते हैं इसके अंदर एम्प्लॉयर्स। ध्यान से, एम्प्लॉय का नहीं कह रहा मैं, एम्प्लॉयर्स कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेंगे, यानी कि कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए डिपॉजिट हो रहा है वो। ठीक है बेटा। दूसरी चीज जो इसमें ऐड होती है वो होता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ऐड होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रॉयल्टी आएगा, और सबसे मेन आएगा प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमारे पास आगे 3 सब पार्ट्स होते हैं बेटा। प्रॉफिट में क्या क्या आएगा? देखो, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, एक सबसे पहले तो उसको दे देते हैं सरकार को टैक्स, बोले तो कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से। फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देगी उस प्रॉफिट में से, और उसके अलावा जो प्रॉफिट अपने पास वो बचा लेगी, रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं बच्चों, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। क्या बोला मैंने? सेविंग ऑफ प्राइवेट
कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की जो भी सेविंग है वो यही होती है। सेविंग मतलब वही कि जो दोनों ये चीजें पे करने के बाद जो पैसा बच गया कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, राइट, तो वो यही है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आई बात? तीसरा भी लिख दें यहीं पर ही। तीसरा ऐड करते हैं जरा। जो थर्ड चीज ऐड होती है वो होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो है कि जो क्या बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम होती है। मेरी बात समझे? कि जो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं खुद की, जैसे आपको कल कंपनी सेक्रेटरीज बन के आप अपनी फर्म ओपन करोगे तो आप कहीं जॉब थोड़ी कर रहे हो, है ना, तो इट्स लाइक अ बिजनेस, बट उसके लिए अलग कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि आप अपनी सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आप जैसे चार्ज कर रहे हो। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी इनकम, डॉक्टर्स की, टीचर्स की, इंजीनियर्स की, जो भी अपनी सेल्फ सर्विसेज देते हैं उनकी इनकम। तो बेटा इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी आएगा, बोले तो डोमेस्टिक इनकम आएगा। और इसके अंदर अगर मैं यहीं पर एक चीज करके दिखाऊंगा आपको, एनएफआई ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है? एनएनपी एट एफसी। और बच्चों ये याद रखना है कि एनएनपी एट एफसी को ही हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एनएनपी एट एफसी ही तो होता है हमारा नेशनल इनकम। याद आई पुरानी बातें सब कुछ है? कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, कमेंट करा करो भाई, कमेंट करके बताया करो। तो एनएनपी एट एफसी इज नेशनल इनकम। बात समझ आ गई? चलो अब देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम पूरी इकोनॉमी का खर्चा ऐड कर रहे हैं, जो भी पूरी इकोनॉमी एक्सपेंस होते हैं। सबसे पहले हमने ऐड करा हाउस होल्ड्स का एक्सपेंस, राइट, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर प्राइवेट स्लैश पर्सनल। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का एक्सपेंस हो गया। देखो यहां पर जो प्राइवेट और पर्सनल वर्ड लिखा है ना, इस सेंस में एक्सपेंडिचर मेथड में हम दोनों का मतलब सेम समझ रहे हैं, बट एक न्यू टॉपिक है जो आपकी क्लास 12th में नहीं था, उसमें अभी अलग से इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो वहां पर प्राइवेट इनकम का मतलब अलग है, पर्सनल का अलग है, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में हम प्राइवेट वर्ड लिखो या पर्सनल लिखो, हम हाउस होल्ड के खर्चे को ही बोलते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। दूसरा जो ऐड होगा इसमें वो होगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, जो सरकार जो भी खर्चा कर रही है। तीसरा आएगा प्राइवेट फर्म्स की इन्वेस्टमेंट्स, राइट, वो किस नाम से आएगा? वो आएगा हमारे पास ग्रॉस, या फिर ये नेट में भी दिया हो सकता है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके अंदर इसका एक सब हेडिंग लिखने जा रहा हूं मैं जो बिल्कुल इसकी हेडिंग की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें एक वर्ड आ जाएगा नया जिसकी वजह से वो सब हेडिंग बन जाएगा। वो क्या होगा वर्ड? ध्यान से देखो, ग्रॉस स्लैश नेट। इसमें जो डोमेस्टिक वर्ड लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डोमेस्टिक ना भी लिखा हो चलेगा, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा जो मैंने बीच में वर्ड लिखा है ना फिक्स, इसको जरा मार्क कर लेंगे आप लोग ध्यान से। फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है इसलिए ये सब हेडिंग है, फिक्स्ड वर्ड ना लिखा होता तो ये मेन हेडिंग होता। अब मेन हेडिंग और सब हेडिंग का क्या मतलब है कि अगर फिक्स्ड वर्ड लिख दिया है तो यानी कि यहां पर एक और चीज ऐड होगी, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है हमें पता ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना, जैसे हमने वैल्यू एडेड में पढ़ा सेम। तो अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है तो ही ऐड होगा चेंज इन स्टॉक, फिक्स्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ खाली ये लिखा है तो मेन हेडिंग दिया हुआ है, यानी उसके अंदर दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। तो इस वर्ड पे ध्यान देना बेटा, डोमेस्टिक वर्ड ना भी लिखा हो चलेगा। फोर्थ चीज जो ऐड होती है वो होता है नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट्स के लिए जो आपका खर्चा होता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल है। तो अब इससे जो आंसर आएगा बेटा वो दोनों आ सकते हैं, दोनों बोले तो जीडीपी एट एमपी भी आ सकता है और एनडीपी एट एमपी भी आ सकता है। और ये बात किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? ये बात डिपेंड करेगी इस वाले आइटम पे। किस पे डिपेंड करेगी? इस पे, ठीक है। अगर ये ग्रॉस में दिया तो आंसर ग्रॉस में आएगा, ये नेट में दिया तो आंसर नेट में आएगा। समझ गए? कैपिटल फॉर्मेशन अगर नेट है तो आंसर नेट में आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस में तो आंसर ग्रॉस में आएगा। समझ आ गया बेटा? सारे फॉर्मूला सारे कन्वर्जन वगैरह सब बढ़िया से रिवाइज हो गए, है ना। अब एक बार नया नजर मार लेते हैं जल्दी से। प्रोडक्ट मेथड क्या था हमारा? वैल्यू एडिड मेथड को ही बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड किसको बोलते हैं बेटा? वैल्यू एडिड मेथड को, राइट। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सम ऑफ वैल्यू एडिड बाय ऑल दी सेक्टर्स लेते हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं सबकी। फिर लेते हैं इनकम मेथड विच इज टोटल इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब हमने लिया था उसमें। एक्सपेंडिचर में क्या लेते हैं? टोटल स्पेंडिंग्स लेते हैं फाइनल गुड्स की, सी प्लस आई प्लस जी, ये वही है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, सेम ही तो है ना, सेम है ना बेटा। तो ये सारा पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इस पर जल्दी से। प्रोडक्ट मेथड में जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, जो हमने आराम सीरीज में भी कवर किया था, प्लस आपके मॉड्यूल में है,
स्टेप्स क्या, आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, पहले पता लगाओ, क्लासीफाई करो उनको सेक्टर्स में, एस्टिमेट करो नेट वैल्यू एडेड विच इज ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करोगे तो मैंने क्या बताया आपका आंसर आएगा जीडीपी एमपी, है ना, और डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट में आंसर आएगा, सिंपल। प्रिकॉशंस, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट उसको माइनस करना बहुत जरूरी है, नहीं माइनस करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इंक्लूड करना प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन को, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। स्टॉक एप्रिसिएशन को हम एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि स्टॉक एप्रिसिएशन में मतलब क्या, उसकी वैल्यू बढ़ गई पर आपने प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ाई है, आउटपुट थोड़ी बढ़ गया, पड़े पड़े आउटपुट की वैल्यू बढ़ गई, वो नहीं लेंगे। काउंट ओनली गुड्स प्रोड्यूस इन अ करंट ईयर, करंट सिचुएशन, करंट ईयर, हर ईयर की अलग अलग कैलकुलेट होती है, तो प्रीवियस ईयर का कोई डेटा है वो नहीं लेंगे, सिर्फ करंट ईयर को ही लेंगे, सिंपल है बेटे। चलो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ये सारी बातें हमने पढ़ ली क्या क्या होता है बड़े तरीके से, फॉर्मूला में ये सारी चीजें आ गई। प्रिकॉशन में एक्सक्लूड द सेकंड हैंड गुड्स, ओल्ड शेयर्स और बॉन्ड और ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, जो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विस होती है, तो नेशनल इनकम के किसी भी मेथड में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को या ट्रांसफर इनकम्स को नहीं लेते, ठीक है ना। ये सिर्फ जो 3 मेथड्स है इसकी बात हो रही है, जो नया कंसेप्ट आने वाला ना आपके लिए, नया मतलब जो आपने 12th में नहीं पढ़ा उसमें आएगा, देखते हैं अभी। इनकम मेथड में बेटा वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्लस अनइनकॉर्पोरेटेड सारे। प्रिकॉशंस में ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड करना है, इलीगल इनकम, विंडफॉल गेन, सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कोई भी ऐसी अचानक से होने वाली इनकम या ट्रांसफर इनकम या सेकंड हैंड वाली कोई इनकम, इन वाली इनकम्स को हम नहीं लेते, फाइनेंशियल एसेट्स के सेल को भी हम इंक्लूड नहीं करते, सही है। चलो कंसेप्ट देखेंगे जल्दी से। जीडीपी का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द गिवन ईयर, और ये फॉर्मूला है हमारे पास। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे, है ना। हट जाता हूँ साइड में, लो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से, ये लो स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से इस पूरी स्क्रीन का, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है जो आपने सारे पढ़े नहीं, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी, जीएनपी, ये निकलता कैसे है, सारे फॉर्मुलाज बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जो ग्रॉस से नेट का कन्वर्जन, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, एमपी टू एफसी, एफसी टू एमपी, ये सब पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो ये देखो जीडीपी एफसी, जीडीपी, जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे फॉर्मुलाज पढ़ चुके बेटा। ये लो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, इधर से हट जाता हूँ, ले लिया होगा। चलो अब ये काम की बात है बेटा, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम, ये दो वो टॉपिक्स हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़े हुए, ठीक है, और इनके आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। प्राइवेट इनकम में अगर हम बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर्स की इनकम होती है, ध्यान से, जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास पैसा आ रहा है कहीं से भी कैसे भी, मैंने जो कहीं से भी कैसे भी बोला, इसका मतलब ये है कि जब नेशनल इनकम लेते हैं तो हम ट्रांसफर इनकम नहीं लेते, लेकिन प्राइवेट इनकम या जब पर्सनल इनकम की बात करेंगे तो उसमें हम ट्रांसफर इनकम्स को भी लेंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस आ गया नेशनल इनकम से। देखो जरा क्या बोला इसमें, इनकम रिसीव्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्लस रिटेन्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये तो आएगा ही, तो मतलब नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट आ गया, ट्रांसफर भी आ रहा है, जबकि नेशनल इनकम में तो हम नहीं लेते। देखो सबसे पहले मैंने नेशनल इनकम ही ऐड किया, यानी अभी तक जो इनकम थी वो तो थी, उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, अगर कोई लोन वोन दिया हुआ है माइनस कर देंगे इसमें सोशल सिक्योरिटी प्लस पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट्स। बोले तो वो पैसा जो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं आ रहा नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम में जो वाला पार्ट है जो प्राइवेट सेक्टर पे नहीं पहुंच रहा, उसको उठा के हमने माइनस कर दिया, सिंपल। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई ना भाई, इसके अंदर हमने ट्रांसफर पेमेंट भी ली है, याद रखना। फिर पर्सनल इनकम की बात करें, पर्सनल इनकम मतलब हाउस होल्ड्स के पास जो पैसा हाथ में पहुंच रहा है आफ्टर प्राइवेट इनकम। जैसे कि एक फर्म है, उसका प्रॉफिट हुआ मान लो 10 लाख रुपए का, क्या बोला बेटा, एक फर्म का प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, उसके जो पार्टनर्स है उन्होंने उसमें से विड्रॉ कर लिया 6 लाख रुपए। तो ध्यान से, ये जो 10 लाख रुपए ये प्राइवेट इनकम है, ये पर्सनल इनकम है, ये उनके घर पे गई है इनकम, राइट। इसमें हमने वो प्रॉफिट या जो रिटेन हुआ है प्रॉफिट वो सब तो नहीं लिया। तो देखो टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स वगैरह पे करने से पहले, तो क्या हो गया, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा दिया, ये वो हटा रहे हैं हम जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास रह जाता है, जो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचता। प्राइवेट इनकम उठाई हमने जो पर कैलकुलेट करी थी, या नेशनल इनकम उठाई समझ लो, उसमें से ये हटाया, प्रॉफिट टैक्सेस हटाए, सोशल सिक्योरिटी हटाया, ट्रांसफर पेमेंट हटाया, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं प्राइवेट इनकम में से अगर सिर्फ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दूं तो भी आ जाएगा, बाकी सारी चीजें तुमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड करी थी। मतलब कि क्या बोला कि पर्सनल इनकम को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि सर प्राइवेट इनकम ले लिया मैंने, प्राइवेट इनकम में मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूं एक तरह की कि नेशनल इनकम का जो एडजस्टमेंट है वो हो चुका है। अब इसमें से वो हटा दो जो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचता। एक तो हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो नहीं पहुंचता, प्राइवेट सेक्टर अपने पास रख लेते हैं उसको, है ना, रिटेन प्रॉफिट हो गया। दूसरा जो वो प्रॉफिट सरकार को दे देते हैं आगे, तो क्या हो गया इसके अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है जी, ये वो पैसा जो हाउस होल्ड तक नहीं पहुंचता। तो अगर हम इसको हटा दें, माइनस किया मैंने यहां से, माइनस करें, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पर्सनल इनकम आ जाएगा,
सिंपल है। और कोई ट्रांसफर पेमेंट मान लो इनको मिल रही है, हाउस होल्ड को मिल रही है डायरेक्ट, वो भी ले लेंगे यहाँ पर। ट्रांसफर पेमेंट कोई रिसीव हुई है मान लो, तो वो भी पर्सनल इनकम का पार्ट है। और एक और चीज माइनस कर सकते हैं यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स अगर कोई उनका कोई लोन है, जैसे हाउस लोन वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लोन लिया और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो माइनस कर सकते हैं। तो दिस विल बी द प्रॉपर फॉर्मूला फॉर पर्सनल इनकम, जो फ्रॉम प्राइवेट इनकम। नेशनल इनकम से निकालोगे तो उसमें प्राइवेट इनकम भी कैलकुलेट होगा पहले, फिर ये वाली चीजें आएंगी। ठीक है बेटा, चलो फिर डिस्पोजेबल इनकम की बात करें अगर, तो डिस्पोजेबल इनकम में हमने पर्सनल इनकम निकाला था, है ना। तो पर्सनल इनकम से डिस्पोजेबल इनकम, इसके अंदर से अगर मैं डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं, यानी हाउस होल्ड के पास जो पैसा पहुंचा पहले वो निकाला, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, या अगर कोई और मैंडेटरी पेमेंट है, कोई और मैंडेटरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड्स को पे करनी होती है, वो भी हटा दी, तो जो बचेगा मेरे पास बेटा वो क्या बचेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचेगा। यानी वो इनकम जिसको अब हाउस होल्ड्स अपनी मर्जी से कंजम्पशन पे स्पेंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? चलो, डिस्पोज इनकम अवेलेबल आफ्टर स्पेंडिंग, तो पीआई माइनस डायरेक्ट टैक्स। मैंने एक और चीज बता दी, कोई मैंडेटरी पेमेंट होगी वो भी माइनस होगी। रियल इनकम क्या होता है, इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, बेस ईयर प्राइस लिए जाते हैं इसके अंदर, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर द करंट ईयर इनटू बेस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स। ठीक है बेटा, पर कैपिटा इनकम बोले तो पर इंडिविजुअल की इनकम, एक सिंगल पर्सन की इनकम को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जो भी पूरी कंट्री की टोटल इनकम है उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो एक इंडिविजुअल की इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई सबको? चलो ये तो देख लिया हमने। नाउ डिफ्लेटर की बात करें अगर, बेटा दो जीडीपीज है हमारे पास, एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है रियल जीडीपी। पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब हम नॉमिनल जीडीपी लेते हैं ना, तो हम करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर की प्रोडक्शन से, मतलब जिस ईयर का प्राइस उसी ईयर की प्रोडक्शन, सिंपल। लेकिन जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो हम प्राइस लेते हैं बेस ईयर का, बेस ईयर प्राइस इनटू में करंट ईयर प्रोडक्शन। प्राइस लेंगे बेस ईयर का, प्रोडक्शन करंट ईयर की ही लेंगे, तो इससे मेरे को एक्चुअल ग्रोथ इन जीडीपी पता लगेगी ड्यू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से मेरा जीडीपी कितना बढ़ रहा है ये पता लगेगा मेरे को इससे। ठीक है ना, तो जब आप दोनों निकाल लोगे बेटा, यहां पुट करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डिफ्लेटर आ जाएगा। डिफ्लेटर क्या दिखाता है, जो दोनों का कंपैरिजन है। अगर डिफ्लेटर की वैल्यू आती है 100 से ज्यादा, तो जितना भी 100 से ज्यादा होगा वो इन्फ्लेशन होगा। सपोज मेरे पास वैल्यू आती है 150, तो यानी मैं कहूंगा मेरा 50% इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। अगर मेरा 100 ही आ जाता है इसकी वैल्यू, तो मैं कहूंगा नो इन्फ्लेशन, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई डिफ्लेशन नहीं है। ठीक है, ना कोई इन्फ्लेशन है ना कोई डिफ्लेशन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर 100 से कम आई, मान लो 90 आ गई, तो मैं कहूंगा 10% का क्या है बेटा, डिफ्लेशन है। 10% इकोनॉमी डिफ्लेट हुई है। 100 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि 100 मैंने यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस एक तरीके से कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है। अब 100 से ऊपर जो भी आएगा उतना परसेंट क्या है, इन्फ्लेशन है। परसेंटेज का टोटल 100 होता है ना, इसलिए मैंने 100 से कंपेयर किया। तो 100 से ऊपर जो भी आएगा इन्फ्लेशन है, 100 से कम आएगा डिफ्लेशन है। 100 ही आ गया तो नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। ठीक है भाई। नाउ और क्या क्या बेटा, जीडीपी, जीएनपी और नेशनल इनकम की बात करें, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, क्योंकि ये करंट प्राइस पे होता है, और एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन कांस्टेंट प्राइसेस के लिए। यूज क्या है, कैन बी मिसलीडिंग ड्यू टू प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंजेस की वजह से ये मिसलीड कर सकता है। और रिफ्लेक्ट, और अगर कांस्टेंट प्राइस पे लेंगे तो रिफ्लेक्ट द ट्रू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। क्या बात समझ आई बेटा, नॉमिनल के अंदर इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, रियल में एडजस्ट होता है इन्फ्लेशन। नॉमिनल में मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि सिर्फ प्राइस चेंज, समझो ना, प्राइस चेंज का इन्फ्लेशन हुआ और उससे जीडीपी बढ़ गई, तो मेरे को प्रोडक्शन का इंक्रीज कहां पता लग रहा है, वो तो प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी बढ़ा है, तो मिसलीडिंग हो सकता है। लेकिन रियल जीडीपी हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन जो बढ़ी है, क्योंकि प्राइस तो हमने बेस ईयर का ही लिया है, तो हम सिर्फ प्रोडक्शन का ईयर देखते हैं, प्रोडक्शन का इंक्रीज देखते हैं उसके अंदर सिर्फ। ठीक है ना, चलो उसके बाद बेटा क्या क्या ध्यान रखना है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। एक तो डबल काउंटिंग नहीं करनी, सिर्फ फाइनल गुड्स और वैल्यू एडिड को लेना है हमने। सिर्फ क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये बातें थोड़ी सी कर चुके हैं पहले, प्रिकॉशंस, है ना। सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेना, फाइनेंशियल एसेट्स को नहीं लेना, इलीगल इनकम लेना, विंडफॉल गेन्स लेना, इंटरमीडिएट गुड्स को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन को अगर आप मार्केट प्राइस पे तो इंक्लूड करेंगे। इंप्यूटेड रेंट भी होगा। इंप्यूटेड रेंट पता है, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की कॉस्ट को बोल देते हैं इंप्यूटेड, या इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से पढ़ा होगा आपने, तो वो यहां पर लिया जाएगा, इंक्लूड होगा बेटा। ठीक है, आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, मेजर्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पता लगती है नेशनल इनकम से। इंडिकेट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, पीछे बोले तो पर कैपिटा इनकम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता लगता है। हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जितना आप कंट्री की नेशनल इनकम होगी उसी हिसाब से कंट्री की ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयमेंट पता लगेगा। यूजफुल फॉर द इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपैरिजन, सॉरी इंटरनेशनल, आप अपनी कंट्री की नेशनल इनकम देखोगे, दूसरे की देखोगे, कंपेयर कर पाओगे, पता लगेगा ना कितना गैप है, उसी हिसाब से आप न्यू पॉलिसीज, न्यू स्ट्रेटेजीज बनाओगे। राइट, बात समझ आई बेटा, बढ़िया से। चलो
कुछ क्वेश्चंस के ऊपर नजर मार लेते हैं। क्वेश्चंस लिखने कैसे थे मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, है ना। तो बेटा क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगते हैं इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ, ये लो पूरा बेटा इनके स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, इनमें से कोई कोई क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। और भी हैं कुछ, देख लो जरा, ये लो जो हमने टॉपिक सारे डिस्कस करें, जो भी कंसेप्ट्स हैं चैप्टर में, उन्हीं के ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस है। मोस्ट लाइकली इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लैंग्वेज अलग हो सकती है पर कंसेप्ट्स वाले सारे कवर्ड है क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा। क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 इंडियन यूनियन बजट। साथ साथ ही करेंगे बेटा बड़े तरीके से। बजट पता है सबको क्या होता है, हर साल अनाउंस होता है भाई। उसके अंदर आपने सुना होगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, जैसे करंटली निर्मला सीतारमण जी है, वो क्या करते हैं, बजट अनाउंस करते हैं। अनाउंस करना इज व्हाट, कि आने वाले साल में क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेक्टेड क्या क्या एक्सपेक्टेड इनकम्स होंगी, रिसोर्सेज का एलोकेशन कहाँ कहाँ पे होगा, कौन सा सेक्टर हमारे लिए प्रायोरिटी होगा, किस सेक्टर पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ये सब होता है बजट में, सिंपल है ना। कुछ बातें बजट की आपने पढ़ी है पहले कई बच्चों ने, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो वो सब चीजें बेटा बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटा सा, खत्म करते हैं इसको जल्दी से। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एक गवर्नमेंट बजट है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, शोइंग द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर एनी फिस्कल ईयर दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट, सिंपल भाषा में, है ना। पर्पस क्या है, प्लानिंग और पॉलिसी टूल है। जब आप बजट बनाओगे तो उसके अंदर सारी प्लानिंग पॉलिसीज होंगी कि आने वाले सालों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हो। ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और फिस्कल डिसिप्लिन भी होता है। ट्रांसपेरेंसी समझते हो भाई, पता होगा ना क्या करने वाले हो, तो आप पहले ही अगर डिक्लेयर कर दोगे कि हम ये करने वाले, तो एक ट्रांसपेरेंसी है। लोग एक पब्लिकली अनाउंस होता है बजट, तो सबको पता है कि हाँ सरकार ये करने वाली है, ट्रांसपेरेंसी है ना। अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर, फिस्कल डिसिप्लिन एक मेंटेन करके चलते हैं कि फाइनेंस को कैसे रखना है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रायोरिटी पता लगती है, मैंने बताया ना गवर्नमेंट किस चीज पे प्रायोरिटी देने वाली है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा सरकार का, किन चीजों पे वो ज्यादा ध्यान देने वाली है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो ये इसके मेन पर्पसेस है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं एक बारी। एक तो रिसोर्सेज का एलोकेशन मैंने बताया था, रिसोर्सेज को सही जगह पर पहुंचाना, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे रिसोर्सेज को एलोकेट करना। डायरेक्ट फंड्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी रिसेंट जैसे बजट में अगर बच्चों ने सुना हो तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया था, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, राइट। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एलोकेशन ऑफ रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एग्जाम्पल। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, जैसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशंस ना होना, राइट। कंट्रोल द इन्फ्लेशन, रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, और डिमांड्स को मैनेज करना इकोनॉमी में ताकि शॉर्टेज ना क्रिएट हो जाए। टैक्स एडजस्टमेंट करके, सब्सिडी रैशनलाइज करके, सब्सिडी ज्यादा देनी है, कम देनी है, टैक्स को ज्यादा करना है, कम करना है, ये सारी चीजें बजट में होती है, राइट बेटा। चलो, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन बोले तो इनइक्वालिटी रिड्यूस करना थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर स्कीम्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन समझते हो क्या होता है, कि जब जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स देगा, है ना, और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कम इनकम है, उससे वो ज्यादा टैक्स से रिसोर्सेज को वहां पहुंचाया जाएगा। जो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ है, ये सब क्या हो रहा है, ज्यादा इनकम वालों लोगों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके उन लोगों तक सर्विसेज पहुंचाना जहां पे वो सर्विसेज नहीं है, और उसके लिए फंडिंग कहां से आ रही है, जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना। एंड वेलफेयर स्कीम्स, ये होता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। हायर टैक्सेस ऑन रिच एंड सब्सिडीज फॉर पुअर, ये मैंने आपको बताया अभी। फिर आता है इकोनॉमी में ग्रोथ, ये तो नाम से पता लग रहा होगा, प्रमोट दी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्ट दी प्रोडक्टिविटी, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, प्रोडक्टिविटी बढ़े, इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़े, सिंपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा हाईवेज पे, पोर्ट्स पे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इंप्रूवमेंट। सोशल वेलफेयर यानी भाई सोसाइटी का भला हो, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फंड्स प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। एमजी नरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री योजना, आयुष्मान भारत, ये सब क्या है, ये योजनाएं है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका बेनिफिट लेके लोगों को क्या मिलता है, फायदा मिलता है, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है गवर्नमेंट बजट का, ठीक है ना, बात समझ आई बेटा। चलो जी, सिग्निफिकेंस क्या है बजट की, एक तो पॉलिसी अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म है, इंट्रोड्यूसेस द रिफॉर्म, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी पॉलिसी अनाउंस होती है इस तरह की। इकोनॉमिक डायरेक्शन होती है, यानी कि सिग्नल द गवर्नमेंट फोकस, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2021-22 बजट, हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट का सिग्नल किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक डायरेक्शन किस तरफ गया, गवर्नमेंट किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देने जा रही है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अब स्टॉक मार्केट इफेक्ट होती है, इतना तो आप समझते होगे। अगर बजट में कोई भी ऐसी चीज डिक्लेयर हो जाए जो किसी तरह के सेक्टर की कंपनीज के फायदे के लिए हो, तो उस कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे, किसी कंपनीज के नुकसान के लिए तो उनके शेयर्स ड्रॉप होंगे, तो स्टॉक मार्केट हिट होती है बजट के बाद, है ना। बॉन्ड यील्ड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बूस्ट होती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास, यानी पार्लियामेंट डिस्कस एंड अप्रूव द बजट एंश्योर्स डेमोक्रेटिक ओवरसाइट, यानी कि इकोनॉमी में जो लोगों के राइट्स हैं, जो फंड्स हैं, उनको सिक्योर करना, सही तरीके से एलोकेट करना, ये सब बातें, ठीक है बच्चों। चलो, कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं बेटा, रेवेन्यू बजट में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसके साथ ही है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, दो तरह की, टैक्स और नॉन टैक्स, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह की रिसिप्ट्स आएंगी मेरे पास, टैक्स की फॉर्म में और नॉन टैक्स की फॉर्म में।
अब जो टैक्स होगा उसके अंदर फिर दो तरह के टैक्स रिसीव होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने बात करी थी। डायरेक्ट टैक्स होता है बेटा जो आप डायरेक्टली अपनी इनकम पे रिटर्न फाइल करते हो, टैक्स पे करते हो सरकार को खुद ही अपनी मर्जी से, है ना, वैसे तो मैंडेटरी होता है को पे करना एक तरीके से। इनडायरेक्ट क्या है, जो आप टैक्स जा तो आपकी पॉकेट से रहा है लेकिन इनडायरेक्टली आप किसी गुड्स को या सर्विस प्रोवाइडर को पे कर रहे हो, वो आपका टैक्स आगे गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है बेटा, तो टैक्स के अंदर 70% आता है टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ये सब आ जाता है। नॉन टैक्स में क्या आता है, कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, फाइन्स, है ना, या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के प्रॉफिट्स, ये आती है हमारी टोटल 30%। मतलब मेजर इनकम जो है सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वो टैक्स से आती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, स्कीम्स होंगी जैसे एनआरएचएम, नरेगा, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है जिनके अंदर गवर्नमेंट प्लान करती है कि हाँ इतना इतना खर्चा हम करने वाले हैं, राइट। नॉन प्लान में क्या आता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में डिफेंस हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट या सब्सिडीज, जो अचानक से, उसके लिए भी गवर्नमेंट एक पूल बना के रखती है कि हाँ भाई जब कोई अनप्लान एक्सपेंडिचर होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। फिर हो गया अदर रेवेन्यू में पेंशन, ग्रांट्स, लोन्स, ये थोड़ा सा प्लान में आ गया कि भाई ये प्लान है तो करना ही है, पेंशन हो गई, हमारी ग्रांट्स हो गए, लोन्स हो गए। ठीक है बेटा, चलो। कैपिटल बजट में क्या आ गया, कैपिटल रिसिप्ट्स आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, बड़े बड़े का मतलब क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज। आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, इसको देख ले एक बारी, आपने ऐसे पढ़ा होगा बेटा, रेवेन्यू के अंदर दो तरह के बजट है हमारे पास, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कुछ ऐसे कि रेवेन्यू में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, कैपिटल में हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जिनको करने से ना तो मेरा असेट बढ़ता है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है ना, ये क्रॉस है भाई, सही से लिख दें एक बारी, कि ना तो कोई असेट रिड्यूस होता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, ऐसा खर्चा। ठीक है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कि या तो कोई असेट इंक्रीज हो रहा होगा या फिर कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी, या तो आपने कोई असेट खरीदा होगा, ऐसा कोई खर्चा किया होगा, या आपने कोई लोन पे ऑफ किया होगा अपना, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रिसिप्ट्स में क्या है कि ना तो आपने कोई असेट बेचा है और ना ही आपने कोई लायबिलिटी अपनी कम करी है। रेवेन्यू रिसिप्ट, ना ही कोई आपने एसेट बेचा है, रेवेन्यू रिसिप्ट है ना तो आपने अपना कोई एसेट बेचा है जिससे आपके पास पैसा आया हो और ना ही आपने कोई लायबिलिटी इंक्रीज करी है, कुछ भी नहीं करा दोनों में से। ठीक है, असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, असेट आएगा तो पैसा जाएगा। और सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है कि या तो हो सकता है आपने अपना असेट कोई क्या करा हो, बेचा हो, असेट गया हो हमारे पास से, है ना, या फिर क्या होगा, कोई ना कोई आपके पास लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी कि आपने कोई लोन लिया होगा। जबकि यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई एसेट इंक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज नहीं, इसको दोनों अच्छा जाने और आने के हिसाब से था ना, अब इसको ऐसे समझ सकते हो, एसेट रेड्यूस, आना और जाना, एरो ऐसे समझ लो, एसेट गया, या तो हो सकता है एसेट गया होगा, रेड्यूस होने का मतलब, है ना, और या फिर क्या होगा, कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ना तो कोई एसेट गया, ना तो कोई एसेट गया, नहीं हुआ ऐसा, और ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, नीचे एरो का मतलब गया। तो ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, यही सेम बात है बेटा। नाउ देखते हैं, तो रेवेन्यू कैपिटल में क्या, लोन वगैरह लेते हैं, जो असेट सेल करते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म असेट्स के ऊपर जो स्पेंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। अब हमारे प्लान भी हो सकते हैं कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे हाईवे के प्रोजेक्ट्स, रूरल हेल्थ मिशन, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है बजट में जो प्लान करी गई हो कि आने वाले साल में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल रिसीप्ट्स होंगी। ठीक है ना, कुछ नॉन प्लान भी हो सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, लोन रिपेमेंट से रिलेटेड। पीएसयू की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बीएचईएल, इंडियन ऑयल। फिर हमारे पास कुछ फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती है, यानी आउटलाइंस दी गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम, डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड फिस्कल टारगेट्स। ये क्या हो सकते हैं, हमारे पास कुछ फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं जो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, बात समझ आई, चलो ये हमने पढ़ लिया था। कैपिटल बजट की अगर हम बात करें, पार्ट ऑफ द बजट डीलिंग विद द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। पर्पस क्या है, फंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, रोड, रेलवे, पावर प्लांट, ये वही बेसिक बात है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया बस। क्रिएट द प्रोडक्टिव एसेट फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, आप कोई ऐसे एसेट्स बनाते हो जो फ्यूचर में ग्रोथ के लिए काम आने वाले हैं आपको, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना या सोशल वेलफेयर बढ़ाना भी हो सकता है सरकार का ऑब्जेक्टिव। जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या सोशल वेलफेयर करना होता है। एग्जाम्पल में देखो, बिल्डिंग ऑफ न्यू एयरपोर्ट, मेट्रो रेल्स, डैम्स, या परचेजिंग डिफेंस इक्विपमेंट, ये हो गए नॉन प्लान हो गए, है ना। मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर हॉस्पिटल्स, या इन्वेस्टमेंट हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या R&Ds में। ठीक है ना, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, जहां पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू, दोनों का एक्सपेंडिचर, दोनों रेवेन्यूज बोले तो कैपिटल प्लस रेवेन्यू का डिफरेंस। पर जो कैपिटल रिसिप्ट्स है उसमें तो हमारी बोरोइंग्स आती है, लेकिन यहां पर हम नहीं लेते, क्योंकि रीजन ये है कि जो इसका डिफरेंस है बेटा, फिस्कल डेफिसिट, यही मेरा बोरोइंग्स के इक्वल होता है। क्योंकि एक बात समझो सिंपल सी,
कि आपका रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वो आपने करा ही कहां से, लोन लेके करा होगा, राइट। तो जो फिस्कल डेफिसिट है बेटा वो इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ गए मेरी बात को। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज इटसेल्फ इज अ बोरोइंग्स। इसलिए हम यहां पर रेवेन्यू में कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स नहीं लेते। तो द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू मीट द एक्सपेंस, देखो ये बताया ना, जितना गवर्नमेंट को बोरो करना है, तो जब बोरो करना ही निकाल रहे हैं तो यहां पर कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग्स कैसे ले सकते हैं, समझ गए। कंपोनेंट में देखेंगे प्राइमरी क्या होता है, फिस्कल में से अगर आप देखो, जब आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस किसी लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। तो उसके बाद हमें पता लगता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ बोरिंग जो आप कंट्री में डेवलपमेंट के लिए यूज करने वाले हो। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, प्राइमरी। सिमिलरली रेवेन्यू की बात करें, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, यहाँ पे टोटल लिया था, सिर्फ रेवेन्यू और रेवेन्यू का डिफरेंस होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग से तो हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। तो देखो फिस्कल डेफिसिट किस लिए जरूरी है, क्या होता है, इंडिकेट द बोरिंग रिक्वायरमेंट दैट अफेक्ट द नेशनल डेट। फिस्कल डेफिसिट को इसलिए जानना जरूरी है कि हमें बोरिंग रिक्वायरमेंट पता लगे कि हमारा नेशन का डेट कितना होने वाला है। हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो क्या होगा, हायर बोरिंग होगी, हायर इंटरेस्ट रेट होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस है। सरकार के पास जब भी बर्डन आता है लोन ज्यादा करने का, लोन ज्यादा पे ऑफ करने का, तो उसका बर्डन वो कहाँ डाल देती है, इकोनॉमी में, लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है ना। कंट्रोल होगा तो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट का जानना, कैलकुलेट करना, सब चीजें जरूरी है, ठीक है बेटा। क्या होता है इससे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है, यानी कि मोर मनी सप्लाई। देखो जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, प्राइसेस बढ़ना, तो मनी सप्लाई के बढ़ने के चांस हो जाते हैं, क्राउडिंग आउट हो जाती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। क्राउड आउट समझते हो, देखो जब गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करने के लिए लोन्स लेने, जो हमने बात करी कि लोन्स लेने पड़ते हैं। अब वो गवर्नमेंट लोन इतने ले लेती है कि लोन्स लेते लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट शूट कर जाता है ऊपर। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, स्पेंडिंग की वजह से क्या बढ़ा, देखो बताता हूं। सबसे पहले क्या बढ़ी बेटा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हुई। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए इकोनॉमी में, है ना। नहीं, पहले लोन्स इंक्रीज करेंगे पहले, तब उसकी वजह से होंगे ना, सीक्वेंस में चलते हैं। स्पेंडिंग बढ़ी, स्पेंडिंग्स की वजह से बोरिंग्स बढ़ी, बोरिंग बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट बढ़ा। अब इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो बाहर हो गए मार्केट से, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी, हम ये मानते हैं जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो लोन से ही चलते हैं, वो लोन लेके ही चलते हैं। अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लोन लेना था, पर मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, क्यों हो गया, सरकार के खर्चे बढ़ने की वजह से लोन्स बढ़े, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, और ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या हो गए, मार्केट से बाहर हो गए, है ना। ये बाहर हो गए यानी कि क्राउड आउट हो गए। क्या हो गए बेटा, क्राउड आउट हो गए, यानी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को बाहर कर दिया गया। सो दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। समझ गए बात को। चलो वापस आते हैं इसी बात पे फिर। तो क्राउड आउट हो जाते हैं, हायर इंटरेस्ट से क्या होता है, बर्डन आता है फ्यूचर बजट पे। अब सरकार के ऊपर जितना इंटरेस्ट बर्डन होगा वो आगे और कैसे प्लान करेगी, उसको अपना बजट कैसे बनाएगी जब पहले से इतना बर्डन होगा उनके ऊपर, राइट। रेटिंग डाउनग्रेड्स में इंक्रीज द बोरिंग कॉस्ट, जितनी ज्यादा डाउनग्रेड होगी उतना उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है बेटा, चलो कुछ टर्म्स देखते हैं फटाफट से जो हमने पढ़ी, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप, इसको क्विक रिवीजन के लिए आपके ये एक बार देख सकते हो, सारी टर्म्स जो हमने डिस्कस करी है देख लो, ले लिया। चलो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस। प्राइमरी क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पढ़ लिया। प्लान एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट जो पहले से प्लान करे जाते हैं बजट में। नॉन प्लान क्या है, स्पेंडिंग ऑन रूटीन जैसे सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडीज। पब्लिक डेट क्या है, टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल। पब्लिक डेट का मतलब जो भी सरकार लोन लेती है विद इन कंट्री या आउटसाइड द कंट्री। सब्सिडीज क्या है बेटा, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सेक्टर्स, पब्लिक फूड और फ्यूल फर्टिलाइजर्स। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े बेटा वही सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछा जा सकता है, कैपिटल फिस्कल डेफिसिट से होता क्या है ये सब पूछा जा सकता है। डायरेक्ट और सिंपल चैप्टर है और मोस्टली चीजें बच्चों ने पहले पढ़ी हुई है ना, नहीं भी पढ़ी तो वैसे ही बहुत सिंपल है। तो डायरेक्ट और सिंपल चीजें बेटा सारी अच्छे से कवर करके जानी है एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही है जो सारे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, वही सारे टॉपिक्स ही अपने आप में क्वेश्चंस है बेटा। समझ गए, इस चैप्टर के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब छोटा चैप्टर होता है तो उसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट करना है, छोटे चैप्टर को तो ये करा करो ना कि पूरा ही कर दो। छोटे चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट नहीं होता। छोटे चैप्टर में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि इसको पूरा शुरू से एंड तक खत्म करो, कि भैया इस चैप्टर में से तो कुछ भी आएगा तो संभाल ही लेंगे। समझ गए, छोटे चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट की बात नहीं होती। समझ गए ना, तो छोटा चैप्टर क्या है, पूरा खत्म करो। तो बेटा दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो बेटा ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से आई होप सब बच्चों को बढ़िया से रिवाइज हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, शॉर्टर ड्यूरेशन में हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आराम सीरीज में डिटेल में भी है, किसी बच्चे को लगता है सर बहुत ही छोटा छोटा करा दिया, तो बेटा रिवीजन है, एक बार आराम सीरीज में जाके जरूर देखना। ठीक है मेरे बच्चों, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।